और आइए अब चलते हैं डी के जी, डी के बी सी, एच आर और वी एस हल्के पर। डी के जी हल्के के घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। यहाँ शायद 2 मंजिले मकान भी होंगे। सभी पकी हुई ईंटों से बने थे तथा ईंटें भी एक ही आकार 1:2:4 की हैं। यहाँ घरों में केवल प्रवेश द्वार हैं, खिड़कियां नहीं हैं। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां हैं। घर छोटे और बड़े, सभी घर एक कतार में हैं तथा अधिकतर का आकार 30x30 फुट का है। कुछ इनसे काफी बड़े भी हैं। सबकी वास्तुशैली भी एक जैसी लगती है। डी के बी सी हल्के के एक घर से दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति मिली है और एच आर हल्के के बड़े घर में कुछ कंकाल मिले हैं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी इसी हल्के यानी कि एच आर हल्के के छोटे घर से मिली है। और यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। गढ़ के पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। इस हिस्से में रंगरेज का कारखाना है जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। यहाँ 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। सब में 2-2 कमरे हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं चौकोर या आयताकार हैं। लेखक बड़े घरों में भी छोटे कमरे देखकर हैरान है। अधिकतर घरों में खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। छज्जे गर्म क्षेत्रों में आम बात होती है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ कम गर्मी पड़ती रही होगी। हाथी, शेर, गैंडा जीवों की तस्वीरों से तो यह लगता है कि यहाँ जंगल थे तथा अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी, इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। इस क्षेत्र में नहर के प्रमाण नहीं मिलते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बारिश घटने तथा कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल नीचे चला गया और बस्ती उजड़ गई। इस समय यहाँ तेज हवा बह रही थी, तो जिस समय लेखक वहां घूम रहे थे उस क्षेत्र में, तो कह रहे हैं कि बड़ी तेज हवा चल रही थी और हर जगह लेखक को साए साए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडहर है, कोई घर जुदा नहीं है। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता था। कुलधरा गांव, तो लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे ज्वार की खेती हजारों साल से होती है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को जैसलमेर के गांव कुलधरा की याद आ गई। यह पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर हैं परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए लेकिन वक्त वहीं रह गया। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब इन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतरन पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार हो चुका है। और अब अजायब घर में मोहनजोदड़ो से खुदाई में जो चीजें निकली हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो मेजबान थे उन्होंने लेखक को अजायब घर के बारे में बताया। अजायब घर यानी कि ऐसा स्थान जहां पर पुरानी या प्राचीन चीजों को संभाल कर रखा जाता है। तो ये अजायब घर छोटा है तथा सामान भी ज्यादा नहीं है। अधिकतर चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज्यादा चीजें मिली हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? एक तो काला पड़ गया गेहूं, तांबे व कांसे के बर्तन, मुहरें, वाद्य, चाक पर बने विशाल
मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि। इस अजायब घर में औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं है। औजार तो बहुत सारे हैं लेकिन हथियार कोई नहीं है। तो ये चीजें देखिए वहां पर मिली हैं। ये कुछ ऑर्नामेंट्स, आभूषण, और ये गाड़ी, बैलगाड़ी। और आइए अब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की बजाय समझ से किस तरह अनुशासित सभ्यता थी। तो मोहनजोदड़ो ही नहीं बल्कि हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक जो समूची सिंधु सभ्यता है उसमें हथियार कहीं भी उस तरह से नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। तो विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां अनुशासन ताकत के बल पर नहीं होगा। तो अनुमान लगाते हैं कि जो अनुशासन है वह ताकत के बल पर नहीं था, शायद सैनिक सत्ता भी ना रही हो, लेकिन कोई अनुशासन तो जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहरे, ठप्पों, पानी, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। दूसरे यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारद हैं। तो यहाँ पर दिखावे के तेवर नदारद हैं, दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे यहाँ के लोग। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियां नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं, मुकुट व नावें भी छोटी थी और इसीलिए इसे लो प्रोफाइल सभ्यता माना जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों, व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध माना गया है। परंतु यहाँ भव्यता का आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ की जो लिपि है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो बहुत सारे रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट बात कि सिंधु सभ्यता कला सिद्ध सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग कला प्रेमी थे, कला प्रिय थे। तो सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे और उनकी यह कला प्रियता कई चीजों से नजर आती है, जैसे वास्तुकला, धातु और पत्थर की मूर्तियों, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें और उन पर उकेरी गई आकृतियां, खिलौने और सुघड़ अक्षरों से यह सिद्ध होता है कि वहां के लोग कला प्रेमी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो मिली हैं वे आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं। इसमें राजा का शासन या कोई धर्म का शासन या उसका प्रभाव नहीं नजर आता। यहाँ पर आम लोगों के इस्तेमाल में, आम लोगों के काम में आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया था। तो इसलिए आकार की भव्यता की जगह इसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। और इसी कला का एक नमूना आपके सामने है, एक नर्तकी शिल्प, एक नृत्य मुद्रा में एक लड़की। और अजायब घर में तांबे कांसे की सुइयां मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली और ये सुइयां शायद कशीदाकारी में काम आती रही होंगी। कशीदाकारी यानी कि कपड़े पर चित्र अंकित करने की कला। प्रसिद्ध दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। तो गुलकारी का मतलब भी है कपड़े पर चित्र अंकित करने की कला। और आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं जो शायद दरियां बनाने के काम में आते थे। और अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? क्योंकि सिंधु नदी के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, तो इसलिए अब खुदाई बंद कर दी गई है। तो अब इन खंडरों को बचाकर रखना ही
बड़ी चुनौती है। मोहनजोदड़ो की कुछ और तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। एक चित्र में आप देख सकते हैं बौद्ध स्तूप, वो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो एक ऊंचे टीले पर बना है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो नगर ऐसा दिखाई देता है। और नीचे की दो तस्वीरों में ये जलकुंड है, और ये है नालियाँ, और ये नीचा नगर। नीचा नगर भी हमने पाठ में पढ़ा है, तो नीचा नगर इस तरह से नजर आता है। आगे ये वो दाढ़ी वाली नरेश की बात हुई है, तो ये हैं वो दाढ़ी वाले नरेश। और ये कुछ चीज़ें जो मोहनजोदड़ो में खुदाई में मिली हैं, आप देख सकते हैं खिलौने, ये खिलौने मिले हैं खुदाई में। और ये वो मोहरें, और ये ऑर्नामेंट्स, और ये माप तोल के पत्थर, और ये इस तरह से ये भी खुदाई में मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, यह तो था पाठ अतीत में दबे पांव, जिसमें हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता के एक सबसे बड़े नगर मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार पूर्वक। और इसमें कोशिश की गई है कि जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो पाठ है उसकी सभी महत्वपूर्ण बातों को इसमें शामिल किया जाए। तो आशा है आपको ये पाठ अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।